हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पॉलिटी की क्लास में। मैं हूं सचिन, रोज की तरह। आज हम फिर से उसी अनुच्छेद के क्रम में चलते हैं। और कल हमने देखा था 57 तक हमने राष्ट्रपति का अनुच्छेद कंप्लीट कर लिया था, वो भी अच्छे से पूर्णतः सरल तरीके से। मैंने आपको एक एक लाइन आपको मैंने क्लियर करवाया, चाहे वो अनुच्छेद का हो चाहे उसके अंदर की कोई लाइन हो। तो आज हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 58 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है, तो हम एक एक करके हम पूरे अनुच्छेद को हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद लगभग 52 से लेकर 62 तक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो हम उसी को कवर कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का टॉपिक हम इस समय वर्तमान में चल रहा है। इससे पहले हमने प्रस्तावना, नागरिकता और मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व को हमने पूर्णतः समाप्त कर दिया है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होगी दोस्तों, तो आप जाकर वहाँ से विजिट करिए और वीडियो को देखिए। उसमें ऐसे तरीके से उसमें समझाया गया कि आप एक बार अगर अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए उससे भूलेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि उसको सब कुछ मद्देनजर रखते हुए उसको एक 1 बाय 1 लाइन आपको समझाया गया। उसमें कोई भी ऐसा टर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आप कह सके कि ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी आप करना, ताकि आपके कमेंट से हमें ये पता चले कि हमारी जो क्लास, हमारे द्वारा आपके लिए जो क्लास प्रोवाइड की जा रही वो कितना लाभफुल है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसमें हम परिवर्तन करेंगे, और अच्छा रहेगा तो उसमें हम और परिवर्तन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 58 योग्यता की बात करता है। क्या दोस्तों, जो अनुच्छेद 58 है दोस्तों वो योग्यता की बात करता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो अनुच्छेद 51 जो है दोस्तों वो क्या, वो योग्यता की बात करता है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। अब भाई राष्ट्रपति का पद इतना बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है भाई, अगर उस पद पर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या था। ठीक है, उसके बाद उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने लायक है या नहीं है, ये सब योग्यता निर्धारित करता है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के योग्यता में क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है या राष्ट्रपति पद को हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा मेन कंपलसरी है। ठीक है, क्या भारत का नागरिक वो यही अगर जन्म लेता है तो क्या ही वही राष्ट्रपति बन सकता है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है या उसकी भारतीय पैदाइश है तभी वो राष्ट्रपति का पद ले सकता है या चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति कहीं दूसरे जगह पे जो उसका जन्म हुआ होता है, अगर भारत की नागरिकता अपना लेता है तब भी वो राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकता है, यानी राष्ट्रपति के पद को हासिल कर सकता है चुनाव के माध्यम से। ठीक है, इसमें कोई ये बात नहीं है कि आपका जन्म अगर भारत में हुआ है तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर भारत में जन्म लिया है व्यक्ति वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यदि कोई अदर कंट्री में अगर जन्म लेता है और भारत में आकर के उसकी नागरिकता अगर अपनी वो भारत की नागरिकता ले लेता है, उसके बाद भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के योग्य माना जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या दोस्तों, वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर बैठना चाहता है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसे क्या करना होगा, उसे लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। क्या, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होना चाहता है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आइए देखते हैं इसकी एज लिमिट क्या है दोस्तों। इसकी एज लिमिट क्या है, कम से कम आपका 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। क्या दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको कम से कम उसकी योग्यता में कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नीचे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो आइए देखते हैं दोस्तों उसमें क्या चीज है। तो यहां पर देखेंगे कि कौन लाभ के पद पर नहीं होता है। क्या दोस्तों, कौन लाभ के पद पर नहीं होता है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद, जैसे क्या, उपराष्ट्रपति का पद हो गया और संघ के मंत्री का पद हो गया। क्या, उपराष्ट्रपति का पद हो गया और संघ के मंत्री का पद हो गया, उसके बाद राज्य के मंत्री का पद हो गया। ठीक है, तथा संसद के सदस्य, ये सब क्या होते हैं, लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या दोस्तों, लाभ के पद के अंतर्गत
नहीं आता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उसके बाद संघ के मंत्री का पद हो गया, फिर राज्य के मंत्री का पद हो गया, उसके बाद संसद के सदस्य। ये सभी क्या है, ये सभी लाभ के पद पर नहीं होते, ये लाभ के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेगा कौन सा जो पद है वो लाभ के पद पर आसीन नहीं है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, अगर आप इसे अच्छे से किए रहेंगे तो आप बताने योग्य रहेंगे कौन सा जो पद है वो लाभ के पद पर नहीं है और कौन सा पद जो है वो लाभ के पद पर है। तो ये दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया है, दिया गया दोस्तों 102 और 191। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि यही कहा गया है क्या दोस्तों, जो ये पद की बात की गई है, यानी उपराष्ट्रपति का पद, संघ मंत्री का पद और राज्य के मंत्री का पद तथा संसद के सदस्य, ये सभी लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये बात आपको एक अनुच्छेद 102 और 191 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 59 क्या कह रहा है। तो दोस्तों आइए अनुच्छेद 59 की तरफ चलते हैं कि 59 में क्या बात की गई है राष्ट्रपति के बारे में। 59 बहुत ही कंसेप्चुअल है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर इसे आप इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्रपति के अनुच्छेद से वंचित हो जाएंगे। और होता ना कि अगर कोई जंजीर की कड़ी है, अगर उसमें से एक कड़ी टूट जाती है तो कहीं ना कहीं वो सारी जंजीरें जो होती है वो नाकाम की हो जाते हैं, वो नाकाम हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में अगर हम टोटली जितना अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है हमने सब समझ लिया, अगर उसमें से कोई अनुच्छेद ऐसा है जो आप नहीं समझे, आप उसे इग्नोर कर दिए या आपको देखने का मन नहीं है, ठीक है, तो अगर उसमें आप किसी अनुच्छेद को इग्नोर करेंगे, क्या पता सवाल वहीं से पूछ ले। तो क्या मतलब है सब अनुच्छेद पढ़ने का, जब किसी अनुच्छेद के बीच जो आप नहीं पढ़े हैं अगर वहीं से पूछ दे। इसलिए जो पढ़िए आप पूरा पढ़िए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आए। आधे अधूरे का ज्ञान बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, ना इधर का होता है ना उधर का होता है। ठीक है, तो आइए हम फोकस करते हैं अनुच्छेद 59 पर। अनुच्छेद 59 की बात करें तो इसमें कहा है कि राष्ट्रपति की शर्तें दी गई। अभी तक हमने देखा योग्यता, अब इसकी शर्तें, योग्यता और शर्तें में 2 अंतर है दोस्तों। शर्तें का मतलब होता है कि किस शर्त पे उसे चुनाव लड़ाया जाएगा, योग्यता का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, कि उसकी योग्यता क्या है, मतलब वो लड़ने लायक है या नहीं है, उसके अंदर क्या मतलब खासियत है, वो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं है। ठीक है, आइए तब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि एक एक पॉइंट क्या कह रहा है। पहले पॉइंट की अगर बात करें तो कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। क्या दोस्तों, फिर से देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद, क्या दोस्तों, राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो वो ना तो संसद का सदस्य हो सकता है ना ही विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर होगा तो, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अगर होगा तो, यानी अगर राष्ट्रपति का पद लड़ने के लिए अगर जो व्यक्ति लड़ना चाह रहा है, अगर वो संसद, वैसे योग्यता तो मतलब ये कहती है, शर्तें तो ये कहती है कि संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये तो हो गया नहीं होने का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से संसद हो या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कहा गया है कि अगर व्यक्ति संसद के पद पर हो या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, तो अगर वो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपनी सदस्यता को त्यागना पड़ेगा। क्या दोस्तों, अपने सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो क्या दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले उसे त्याग करना पड़ेगा, चाहे संसद का सदस्य चाहे विधानमंडल का सदस्य, उसे त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो राष्ट्रपति के शर्तों के अनुरूप क्या करेगा, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। आइए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, क्या राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है। क्या दोस्तों, 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक का क्या होता है, प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा तो उसे 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी वो चुनाव के शर्तों को पूरा कर पाएगा। ठीक है, क्या ये व्यवस्था पहले थी? जी नहीं, यह व्यवस्था 1992 में की गई। क्या दोस्तों, ये जो व्यवस्था, जो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की व्यवस्था है दोस्तों, ये 1992 में की गई। ठीक है,
तो इसके पहले 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक की व्यवस्था की गई थी। क्या दोस्तों? इससे पहले 2 प्रस्तावक तथा 2 अनुमोदक की व्यवस्था की गई थी। कब ये किया गया था? 1952 में। कब दोस्तों? 1952 में ये व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 1992 में लाया गया कि 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक की व्यवस्था की गई। तब जाकर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के शर्तों को क्या करेगा? वो पूरा करेगा। ठीक है, आई थिंक दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति जमानत की राशि। राष्ट्रपति की जो जमानत की राशि होती है दोस्तों, वो कितना होती है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा तो आपके लिए कुछ जमानत राशि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप उस राशि को जमा करने के योग्य होंगे तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, अदरवाइज यहां से भी आप बाइकआउट कर दिए जाएंगे, यानी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या? तो आइए देखते हैं उसकी जमानत राशि। जमानत राशि कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति की जो जमानत राशि रखी गई है, जो प्रावधान रखा गया है, वो कितना है दोस्तों? वो रखा गया है कम से कम 15,000 आपके पास होना चाहिए। तब जाके आप राष्ट्रपति के चुनाव की शर्तों के अनुरूप को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये जो 15,000 की राशि है दोस्तों, इसको मतलब रखा कहाँ जाता है, इसमें जमा किस क्षेत्र में होता है, यानी आरबीआई जमा करता है कि भारत सरकार के खाते में जाता है? क्या होता है इसको? जो 15,000 रुपए हैं दोस्तों, इसको या तो आरबीआई के खाते में या फिर सरकारी खजाने के माध्यम से जमा किया जाता है। क्या दोस्तों? या तो आरबीआई के पास यह जमा होता है या फिर सरकार के खजाने में जमा किया जाता है। कहाँ दोस्तों? या तो आरबीआई के पास या फिर सरकार के खजाने में जमा किया जाता है। अगर आप 15,000 रुपए आरबीआई के पास या सरकार के खाते में जमा करने के लिए आप योग्य हैं, यानी देने के लिए योग्य हैं, तो आप राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जितने भी शर्तें दिए हैं 1 2 3 करके, तो ये चीजें अगर आपको पूरी होगी या आप इस शर्तों के पूरा करने के अनुरूप होंगे, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इसमें से किसी भी शर्तों के लिए आप क्या हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है, उसके योग्य नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? उनकी शर्तों को पूरा अगर नहीं करेंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा और अनुच्छेद 58, यानी आज हमने डिस्कस किया अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 62 को, जितना हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया, और अनुच्छेद 58 वाले में सेक्शन में जितना हमने पॉइंट्स डिस्कस किया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई डाउट बचा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं। इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिप्लाई मैं वहीं दे दूंगा, या फिर आगे मैं उस क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि डाउट होगा, बट सबका जो माइंडसेट होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है। कोई समझ जाते हैं, कोई नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया हूं, ताकि आप में से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी दोस्त को ये ना लगे कि ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ। ऐसी मैं नौबत ही नहीं आने दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस 1-2 अनुच्छेद और बाकी हैं, हमने 59 तक पहुंच गए हैं। लगभग 3 अनुच्छेद है जो मेन राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं, वो 52 से लेकर के 62 है, जबकि हम 59 वर्तमान में पहुंच चुके हैं। 60, 61, 62 जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसे मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्रपति के कुछ हिस्से को मिस कर देंगे। अगर राष्ट्रपति के कुछ हिस्से वंचित हो जाएंगे तो अब तक जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद पढ़े उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप राष्ट्रपति के अनुच्छेद को पूरा कंप्लीट करिए, राष्ट्रपति के सेशन को पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि राष्ट्रपति से बनने वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कल फिर से हम लेकर आएंगे आपके सामने नया अनुच्छेद होगा। कौन सा दोस्तों? 60, 61, 62। हो सके हम कल ही कवर कर देंगे। अगर टॉपिक लंबा होगा तो हम इसको परसों राष्ट्रपति को पूर्णतः खत्म कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट जो लेसन होगा, उस पर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं स्टॉप। कल फिर से मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।